रफेल चतुर्वेदी जैसा एक वरिष्ठ गजल गो जिस राजनीति की तरफ तर्जनी उठाता है, उसे हमारा कानपुर का व्यंग्यकार किस तरह से देखता है, हमारे वक्त को किस तरह से आईना दिखाता है। आइए कवि सम्मेलन के अंतिम सोपानों पर चढ़ते हुए हम कुछ वरिष्ठ स्वर सुने। उनमें से एक स्वर है भाई सचान जी का। आप आदर की तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। और मित्रों, हम आपको बता दें कि मैं एक शिक्षक हूँ, एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ। और एक दिन की घटना का जिक्र करते हैं आपके सामने कि एक दिन क्या हुआ कि मैं घर में था और छुट्टी वाला दिन था और एक बच्चा, छोटा बच्चा हमारे पास आ गया प्रश्न लेकर के, और मैं किसी काम में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को कोई कठिन सा प्रश्न दे दिया जाए। जब तक ये बच्चा उस प्रश्न का हल खोजेगा, पुस्तक के पृष्ठ पलटेगा, और तब तक मैं काम से फुर्सत हो जाऊंगा। तो यही सोचकर मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ किस देश की आर्मी सबसे बड़ी है, और चल दिया। और जैसे ही मैं मुड़ा, बच्चा जोर से चिल्लाता है, सर जी इंडिया की आर्मी सबसे बड़ी है। तो मैंने बच्चे को डांटा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इंडिया की आर्मी सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। दुनिया में बड़े बड़े देश पड़े हुए हैं, कनाडा है, रसिया है, चाइना है, तो यूएसए है। तो हम बच्चे से हमने कहा कि इनमें कुछ देश एरिया में बड़े हैं, कुछ जनसंख्या में बड़े हैं, कुछ जनसंख्या एरिया दोनों में बड़े हैं। तो इनमें से किसी देश की आर्मी सबसे बड़ी होगी, इंडिया की आर्मी सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। तो बच्चा जिद पड़ गया, बोले नहीं सर जी, वो इंडिया की आर्मी ही सबसे बड़ी है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा जिद कर रहा है और छोटा सेकेंड थर्ड फोर्थ में होगा लगभग। तो हमने कहा बच्चा बताओ ऐसा क्यों? तो बच्चा कहता है सर जी, दूसरे देशों में 3 तरह की आर्मी है और हमारे देश में 4 तरह की आर्मी है, इसलिए हमारे देश की आर्मी सबसे बड़ी है। अब हम और आश्चर्य में पड़ गए। हमने भी 3 तरह की आर्मी पढ़ी थी, ये हमने कहा 4 तरह की आर्मी कहाँ से आ गई? अब भाई साहब कोई भरोसा नहीं, आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं भाई साहब। मोबाइल वाले हैं, 24 आवर्स नेट से कनेक्ट रहते हैं, फेसबुक वाले हैं, सब मॉडर्न बच्चे हैं। अब वो तो ये हुआ कि अभी 2-4 साल पहले जो है बच्चे मोबाइल की मांग करते थे। थोड़ा जरा सा बड़ा हुआ, 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, तो मोबाइल की मांग करता था बच्चा। अब भाई साहब इतना एडवांस हो गया जमाना, वो बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि वो मोबाइल की मांग नहीं करते हैं, वो मोबाइल लेके ही पैदा होते हैं। ये सच बात है, ये बहुत एडवांस बच्चे हैं। तो हमने कहा बच्चे भैया गिनाओ। हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने बच्चे से कहा, उनके बच्चे गिनाओ ये 4 तरह की आर्मी कौन कौन सी है। बड़ा एडवांस बच्चा गिनवा दिया उसने हमको, जो है 4 तरह की आर्मी के नाम गिनवाता है। कहता सर जी गिनो। कहता जल सेना, थल सेना, वायुसेना, सक्सेना। उसने कहा जितनी दूसरी देशों में जल सेना, बच्चे ने कहा कि जितनी दूसरी देशों में जल सेना, थल सेना, वायुसेना है, उतनी अकेले हमारे देश में सक्सेना है। आप बेकार रोज की कविताएं लिखे जा रहे हैं, मार पाकिस्तान पे झंडा गाड़े दे रहे हैं, इस्लामाबाद तक घुसे जा रहे हैं, बोले उनको हमारे देश की सक्सेना निपटा देगी। तब से हमने भाई साहब पाकिस्तान पर रचना लिखनी छोड़ दी। ओज की रचना, हमें पहले ओज लिखा करते थे भाई, हम कभी ओज की रचना बंद कर दी उस दिन जिस बच्चे ने बताया, बोले हमारे देश सक्सेना बहुत। तो भाई साहब मेरा भी मानना है कि हर शहर में सक्सेना है, हर गली गली में सक्सेना है, और इतनी सक्सेना होने के बाद भी हमारे देश की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं कि ये समस्याएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। साहब ध्यान से सुनिएगा कि देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं। देश पर मिटने वाले, देश पर मिटने वाले नगीने बहुत हैं, गोली खाने वाले भी सीने बहुत हैं, और हालात फिर भी नहीं सुधरते मित्रों, क्योंकि हमारे देश में कमीने बहुत हैं। भाई साहब इन कमीनों की संख्या भी पूरी सक्सेना के बराबर है। और वो सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, पतिराम जी इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, एक दिन हमारी भी मुलाकात एक ऐसे ही कमीने व्यक्ति से हो गई, और उसने कहा कि सर जी आप हमारे दल में आ जाओ और देश तरक्की करे ना करे मगर आप तरक्की कर जाओगे। तो हमने कहा यार मुझे बता दो भाई कि करना क्या पड़ेगा, शायद हम पूरे काम न कर पाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तरक्की कर ले जाओगे, आप हमारे दल में आ जाओ, स्वीकृति दे दो, आप सब काम कर ले जाएंगे। अब भाई साहब हम तो तरक्की नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। हम वो जो तरक्की का उपाय उसने हमको, कमीने व्यक्ति ने जो हमको बताया, वो हम आप लोगों को बता देते हैं, शायद आप तरक्की कर जाओ। तो ध्यान से सुनिए, दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाए रहिए, और मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए।
ये उस व्यक्ति ने हमको सजेशन दिया कि दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, हाथ मिलाए रहिए और मुंह में राम बगल में पत्थर छिपाए रहिए। और वक्त बदला है तुम भी बदल के देखो सचान, हो फायदा तो गधे को बाप बनाए रहिए, हो फायदा तो गधे को बाप बनाए रहिए। भाई साहब ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट लोग हमारे देश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश तरक्की नहीं कर पा रहा है भाई साहब, तरक्की नहीं कर पा रहा है भाई साहब। जी भाई साहब, और हम थोड़ा सा एक रचना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे कुछ इधर हमें यहाँ के सुधी श्रोता दिखाई दे रहे हैं। वैसे मंच की तरफ से तो मैं बहुत निराश हूँ। वैसे एक बार मैं फिर से मुड़ के देख लूँ, ये आज का जो ये मंच है वो मूंछहीन मंच है। अरे कहाँ है हमारे संचालक महोदय को छोड़ करके किसी का कायदे का मूंछ नहीं है, और जो हाथ घुमा रहे हैं उनका क्या मतलब का मूंछ है? अगर मूंछ हो तो कायदे की हो, नहीं तो हमारी तरह हो। क्या मतलब है भाई साहब? देखो भाई साहब, देखो मूंछ रखो तो कायदे का रखो। किसी अबे 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 जी 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 इसीलिए कह रहा है। तो भाई साहब जो है किसी ने कहा है कि किसी विद्वान ने ही कहा है कि पशु के शरीर पर पूंछ और पुरुष के चेहरे पर मूंछ दोनों बहुत जरूरी है भाई साहब। बिना पूंछ का कोई पशु नहीं होता है, तो पुरुष भी बिना मूंछ का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बताएं भाई, लोग क्या है नहीं समझ पा रहा हूँ जो है। तो मैं मूंछ वालों का बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ उन मूंछ वालों की प्रशंसा के लिए और मोस्टली मंच के लिए कि अगली बार जब कभी अवसर आए तो कम से कम मूंछवान लोग हों। संभव है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। जी 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 कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि हम तो आपकी मूंछों की दाद देते हैं। जी हम तो आपकी मूंछों की दाद देते हैं भाई साहब, आपको कि हम तो आपकी मूंछों की दाद देते हैं, हम तो आपकी मूंछों की दाद देते हैं। पता नहीं कहाँ का पानी कहाँ की खाद देते हैं। वाह 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 वाह। हम तो आपकी मूंछों की दाद देते हैं और पता नहीं कहाँ का पानी कहाँ की खाद देते हैं। और आपकी मूंछों की मारक क्षमता किसी मिसाइल से कम नहीं है। ऐसी मर्दानी मूंछ को हम तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं, तहे दिल से आशीर्वाद। वाह वाह वाह। आशीर्वाद कैसा कि दिन दूनी रात चौगनी फलें फूलें, आपकी मूंछें दिन दूनी रात चौगनी फलें फूलें और मेरे दोनों बच्चे इन्हीं में लटक के झूले। वाह जी। हमने अपने मोहल्ले में कई मूंछ वालों लोगों को तक लिया है, और जब सावन आवन का मौका आता है दोनों बच्चों को छोड़ आते हैं घर में भाई साहब। बहुत अच्छा। घर में कोई झूला डालने की जरूरत नहीं भाई साहब। क्या बात है, ये क्या बात। तो मित्रों, मैं और एक संदेश आप तक पहुंचाऊंगा कि आप लोगों ने कभी एहसास किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि इन दोनों लोग कुत्ता बहुत पाल रहे हैं। गांव में, शहर में, सब जगह लोग कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैसे कुत्ता को अब हो सकता है कि अपना वो उसको प्रगति का चिन्ह मानते हो, स्टेटस सिंबल मानते हो, लोग खूब कुत्ता पाल रहे हैं भाई साहब। एक हमारे मित्र थे, वो बोले हम कार खरीदने जा रहे हैं, बोले अगले महीने कार खरीदेंगे। तो हम जानबूझ के अगले महीने उनके घर गए कि कम से कम मिठाई खाने को मिलेगी। तो हमने देखा कार कहीं है ही नहीं है, 2 कुत्ते ले आए उसकी जगह पे। जी, तो हमने उनसे पूछा यार भाई साहब ये कुत्ते का कार से क्या संबंध है? अरे तुम कार नहीं लाए, ऑटो ले आते, टेम्पो ले आते, कुछ और ले आते, मोटरसाइकिल ले आते तो बात मानी जाती। बोले कुत्ते काहे ले आए? हमने पूछा तो बोले यार कुत्ते हम अभी ले आए, इस महीने ले आए, अगले महीने कार ले लेंगे। हमने कहा इसका क्या रिश्ता है? बोले यार कुत्तों को हम कार में बैठाएंगे, एक इस खिड़की पे बैठेगा, एक इस खिड़की पे बैठेगा, अच्छा लगेगा। तो हमने कहा तुम्हारे मोहल्ले में यार लोग नहीं रहते हैं क्या? तो वो बात का आशय समझ गए और नाराज हो गए हमसे। अरे हम कहा इंसानों को बैठा रहो, कुत्तों का बैठा रहे हो? तो नाराज हो गए हमसे। और एक दिन की और घटना बताते हैं कि हम सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे थे और एक महोदय मोटरसाइकिल से चले आ रहे थे थोड़ा दूर से और अपने पीछे कुत्ते को बैठाए थे। और कुत्ता जो है दोनों हाथों से आगे वाले पंजों से उनके पेट को पकड़े और कुत्ता पीछे बैठा, तो कुत्ते का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो हाथ दिख रहे हैं, सफेद बाल वाला कुत्ता। तो हमें लगा यार इनका लड़का कैसा आया, क्योंकि इतने प्यार से तो हम सिर्फ अपने लड़के को बैठाते थे। तो हमने कहा ये आदमी इंडियन लग रहा है और ये बाल सफेद सफेद, तो हमने कहा ये लड़का विदेशी कैसे पैदा हुई क्या? तो हमने सब्जी खरीदना बंद की और हम जब मोटरसाइकिल वाला बगल से ऐसे निकल गया तब पता चला कुत्ते को बैठाए हैं साहब। इस तरह से बत्ती बढ़ गई है। तो हमने कहा वो क्या बताएं जो है। अच्छा, जब हमने इसको थोड़ा सा इस दिशा में हमने प्रयास किया, थोड़ा अध्ययन किया, तो पता चला कि इस प्रवृत्ति के पीछे महिलाओं का हाथ है। वाह। पतिराम
हाँ, बड़ा गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि इस प्रवृत्ति के पीछे महिलाओं का हाथ है। अरे ये तो तब और बात स्पष्ट हो गई जब एक दिन मेरी पत्नी सुबह सो के जागी और बोली कुत्ता लाओ, कुत्ता पालेंगे। जी, अब भाई साहब इनकार नहीं हो सकता था, पसीना आ गया हमारे, लेकिन ना करने का सवाल ही नहीं था। हमने कहा लाएंगे, ले आएंगे। हमने कहा कुत्ता बताओ किस तरह का चाहिए तुम्हें। भाई कुत्ते बहुत तरह के होते हैं भाई साहब, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते, शहरी कुत्ते, देहाती कुत्ते, बिहारी कुत्ते, बंगाली कुत्ते, भाई साहब हर तरह के कुत्ते होते हैं और हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तब ने कहा तुम हमको बार बार दौड़ाओगी, इससे अच्छा है कि आप हमें फोटो दिखा दो मोबाइल पर, हम ले आएंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा तुम कुत्ता किसी भी ब्रांड का लाओ, बस सफेद बाल वाला होना चाहिए। तो हमने पूछा बस एक शर्त? तो पत्नी ने कहा हाँ बस एक शर्त। तो हमने कहा ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बोले कैसे आएगा कुत्ता? हमने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2-4 साल लुकना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे? हमने कहा इधर इधर से बाल सफेद होने शुरू हो गए, नीचे नीचे के, रुक जाओ 2-4 साल, सारे बाल सफेद हो जाएंगे, घर में ही मौजूद है। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है। देखिए देखिए आप कविता का प्रभाव तो थोड़ा अच्छा, ये प्रभाव यहाँ तक नहीं है भाई साहब। प्रभाव तो यहाँ तक है कि पातीराम जी की बहुत सारे पुरुष सफेद बाल होने के बाद भी उनको डाई नहीं करते। और डाई क्यों नहीं करते आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात देर में पूछ रही होगी। तो मेरी भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया व्यंग है। तो जो मेरी पत्नी ने जवाब दिया भाई साहब, तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जब हमने कहा कि भाई रुक जाओ, 2-4 साल में सारे बाल सफेद हो जाएंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं लाना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। 30 साल 32 साल हो गए मेरे विवाह के, मैं समझता था, 32 साल से समझ रहा था कि मेरी पत्नी बेवकूफ है, लेकिन जो जवाब दिया उसने, उसके बाद हमारी आत्मा तृप्त हो गई और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है। इतने वर्षों बाद पता चला। मेरी पत्नी ने कहा जहां हमने 30-32 साल इंतजार किया है, 30-32 साल रुके हैं, वहां हम 2-4 साल और रुक जाएंगे। हमें तो कुत्ता चाहिए, चाहे 4 टांग का हो चाहे 2 टांग का। जी 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 जी, आप तारीफ ला दीजिए, संकोच मत करिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये तो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे घर में कोई कुत्ता नहीं पला है। जी, यहाँ पर तालियां बजती हैं भाई साहब, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मेरे घर में कोई कुत्ता नहीं पला है। अरे कुत्ता काहे को पलेगा जब हम ही पले हैं। आप लोग देर में समझते हो भाई, हमें पूरा स्पष्ट कहना पड़ता है। आनंद तभी है जब बिना कहे बात को समझ जाएं आप लोग। जी, अब ये हमारे मित्र वकील साहब बैठे हैं, ये हमने वकील साहब को हमने ये बात बताई कि वो यार मेरी पत्नी आए दिन कुत्ते ही पालने की जिद करती रहती है। तो बड़े मुस्कुरा के बोले यार तुम्हारी पत्नी बहुत बेकार है। तो हमने कहा क्यों? बोले हमारी पत्नी आज तक कुत्ता पालने की जिद नहीं की है। जी, तो हम भी जिद पे आ गए भाई साहब कि हमने कहा नहीं मेरी पत्नी अच्छी है। अब वकील साहब अपनी जिद पे अड़े हैं, बोले मेरी पत्नी अच्छी है। हम भी अपनी जिद पे अड़े हैं कि उनका मेरी पत्नी अच्छी है। तब भाई हमने कहा वकील है यार, कोई धारा वारा न लगा दे, किसी केस में ना फंसा दे। तो हम वहां पे शांत हो गए। हमने कहा आओ पातीराम जी के कार्यक्रम में आओ, सब हम देख लेंगे। तो मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं और मंच से भी निवेदन करता हूं कि बात समझ में आ जाए, तो जरा संकेत दीजिए कि किसकी पत्नी अच्छी है। 2 पंक्तियों में स्पष्ट हो जाएगा। क्या बात कि यदि आपकी पत्नी आपसे कुत्ता पालने की जिद नहीं करती है, यदि आपकी पत्नी आपसे कुत्ता पालने की जिद नहीं करती है, तो पक्का समझो वो आपको ही कुत्ता समझती है। जी, पातीराम जी कुछ पुरुष इसलिए तालियां नहीं बजा रहे हैं कि सदमे में आ गए हैं। तो जो भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है, मातृ शक्ति यहाँ उपलब्ध है, हम उनसे यही कहेंगे कि वो कुत्ता पालने की जिद करें, नहीं तो उनके हस्बैंड डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो ये मातृ शक्ति से हमारा निवेदन है कि जिद करते रहिए, नहीं तो देखिए आ गए कुछ लोग। ये कविता का प्रभाव है भाई साहब, ये कविता का प्रभाव है भाई साहब। हाँ 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 हाँ, तो मैं 2-4 पंक्तियां इसी से संबंधित आगे बढ़ा रहा हूं कि मेरी पत्नी कुत्ता पालने की जिद पर अड़ी है। मेरी पत्नी, अब हम मेरी कह रहे हैं और दूसरे की पत्नी हमसे क्या जिद करेगी भाई साहब। तो मेरी पत्नी कुत्ता पालने की जिद पर अड़ी है।
एक हाथ में बेलन तो एक हाथ में चिमटा लिए खड़ी है। मैंने समझाया प्रिय इतना मत भड़को, मैंने समझाया प्रिय इतना मत भड़को, आज से हमें ही अपना कुत्ता समझो। हम कुत्ता धर्म पूरी वफादारी से निभाएंगे, हम कुत्ता धर्म पूरी वफादारी से निभाएंगे, हम कुत्ता धर्म पूरी वफादारी से निभाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे मैके वालों को छोड़ किसी को भी काट खाएंगे। वाह। कुत्तों के बाद पिल्लों की बारी है। जी मेरा इशारा अगर ना भी समझ रहे हो तो भाई देखिए, हास्य कवि का मतलब यही है कि सब कुछ स्पष्ट करते हैं। हमारा इशारा इधर की तरफ है। जी जी आप लोग भी मुड़ के देख सकते हैं। जी कुत्तों के बाद युवा वर्ग की तरफ हमारा इशारा है। कुत्तों के बाद पिल्लों की बारी है, और देश में उनकी भी संख्या भारी है। और आजकल के मॉडर्न पिल्ले ना भौंकते हैं ना काटते हैं, आजकल के मॉडर्न पिल्ले ना भौंकते हैं ना काटते हैं, बस विपाशा और मल्लिका के कपड़ों में झांकते हैं। जी 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 तो मेरा कहना है कि मेरे प्यारे पिल्लो, मेरा कहना है कि मेरे प्यारे पिल्लो, मेरी बात पर इस तरह मत चौंको, और देश को बचाना है तो जम के भौंको। और अंतिम दो महत्वपूर्ण पंक्तियां जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई कि मेरा कहना है कि मेरे प्यारे पिल्लो, मेरी बात पर इस तरह मत चौंको, और देश को बचाना है तो जम के भौंको। यदि तुम इस उम्र में नहीं भौंक पाओगे, यदि तुम इस उम्र में नहीं भौंक पाओगे, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक पाओगे, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक पाओगे, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक पाओगे।